नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर और अनुसूचियों को समझा था। आज हम संविधान के भाग एक को पढ़ेंगे। भाग एक बहुत बड़ा भी नहीं है। भाग एक में सिर्फ 4 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। तो आज हम पूरा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। भाग एक, संघ और राज्य क्षेत्र। अगर इंग्लिश में बोले इसे तो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। अनुच्छेद एक, सबसे पहले हमारे सामने एक शब्द आता है कि भारत राज्यों का यूनियन है। यूनियन शब्द आता है, ध्यान रखिए यहाँ पे सिर्फ फेडरेशन नहीं कहा गया, क्योंकि संघ के लिए इंग्लिश शब्द दो होते हैं, फेडरेशन और यूनियन। दोनों का मतलब बिल्कुल एक नहीं है। अब इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, यूनियन, फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन। फेडरेशन में राज्य और केंद्र के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल पावर शेयरिंग होती है, और कुछ फेडरेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट अलग होने की मांग कर सकते हैं, लेकिन भारत अपने लिए जो चुना है वो है यूनियन। मतलब भारत की टेरिटोरियल यूनिटी बहुत मजबूत रखी गई है। अगर एक बार कोई भारत में मर्ज हो गया, तब ये नहीं कर सकता कि भाई मैं अलग हो रहा हूँ। तो ऐसा नहीं चल सकता। ये यूनियन की मतलब एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इम्पोर्टेंट खासियत बोल सकते हैं कि एक यूनियन की इम्पोर्टेंट खासियत है कि एक बार अगर आप आ गए तो जा नहीं सकते। अब तीसरा शब्द जो आता है कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन राज्य कंप्लीटली लूज एसोसिएशन की तरह समझ सकते हैं कि अलग अलग देश, अलग अलग राज्य एक दूसरे के साथ एक कॉमन पर्पस के लिए मिलते हैं, और वो कंप्लीटली आसानी से अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है सार्क, G7, G20, एशियन, ब्रिक्स, ये सारे जो हैं ये कॉन्फेडरेशन है। यहाँ पे अगर एक देश चाहे तो अलग निकल सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भारत में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। अनुच्छेद एक में भारत की टेरिटोरियल सेटअप की बात की गई है। हमारे पास स्टेट और यूनियन टेरिटरी होते हैं। राज्य और यूनियन टेरिटरी में बेसिक डिफरेंस क्या है? हमारे पास दो तरह के राज्य हैं, मतलब राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है, जिसको आपको पता ही होगा। राज्य और यूनियन टेरिटरी में थोड़ी सी डिफरेंस है। राज्य अपने पास इलेक्टेड गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर रखता है, लेकिन यूनियन टेरिटरी के पास फुली कंट्रोल किसका होता है? तो केंद्र सरकार की। जो केंद्र सरकार चाहेगी वही कानून वहां पे लागू होता है। इसीलिए कुछ विशेष महत्व वाले स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों पे यूनियन टेरिटरी के रूप में रखा जाता है, जैसे कि दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, जहाँ पे मतलब कंट्रोल करना, ऐसा हो कल को अंडमान को दे दिया गया किसी को, मतलब राज करने के लिए। फॉर एग्जांपल कहीं गवर्नमेंट बड़ा बैठा दिया और भारत से उतनी दूर है, तो कल को वो कुछ और गलती कर दे किसी के साथ, विदेशी प्रभाव में भी आ सकता है। तो इसलिए जो चीजें मतलब देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? यूनियन टेरिटरीज में। और उसको अपने साथ बांधे रखने के लिए, अच्छे से मतलब अपने देश को मतलब काफी मजबूत रखने के लिए ये जरूरी है। अंडमान निकोबार, उसके अलावा लक्षद्वीप है, तो ये सारी चीजें क्या है? यूनियन टेरिटरी है। आसान भाषा में स्टेट को समझ सकते हैं कि ये स्टेट जिसके पास अपनी खुद की गवर्नमेंट होती है, खुद का पावर होता है। यूनियन टेरिटरी सेंटर का कंपेरेटली ज्यादा डायरेक्ट कंट्रोल होता है। यही डिफरेंस है। अब आते हैं अनुच्छेद दो। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए कि कोई विदेशी राज्य या विदेशी टेरिटरी भारत में शामिल होना चाहती है, तो उसे क्या आप भारत में शामिल कर सकते हैं? कल को पाकिस्तान को मन कर दिया कि हमें मिलना चाहता है, तो आके मिल जाओ। मिल तो जाओगे लेकिन जाने नहीं देंगे। यही होता है। तो हमारे यहाँ विदेश से अगर कोई मिलना चाहे तो हमारे यहाँ क्या प्रावधान? हाँ, मिल सकते हो। कैसे मिल सकते हो? तो हमारे यहाँ अनुच्छेद दो के साथ। अनुच्छेद दो में ये कहता है कि मान लीजिए कोई विदेशी राज्य जो है, उसका भारत में शामिल होने का मन कर रहा है, तो भारत में शामिल होने के लिए क्या करेगा? तो उस अपना नए राज्य के लिए, मतलब जो हम राज्य संसद है, वो नए राज्य का एडमिशन एस्टेब्लिश के संबंधी पावर देता है। मान लीजिए कि कल को पाकिस्तान को मिलने का मन कर दिया, लाहौर को बोल रहा है कि ले लो, तो ले सकते हैं हम लोग। ये कहाँ पे इसका प्रावधान है? तो आर्टिकल 2 में, अनुच्छेद 2, 16 मई 1975 की बात करते हैं। इसी दिन सिक्किम जो है भारत का पूर्ण राज्य बना था, लेकिन इसकी कहानी एक दिन में नहीं बनी थी। सिक्किम भारत में आखिर कैसे आ गया?
तो सिक्किम उस समय एक अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी था। सिक्किम अपने आप में एक अलग देश की तरह था। भारत और सिक्किम के बीच रिलेशन काफी अच्छे थे। जोग्राफिक सिचुएशन भी काफी इम्पोर्टेंट थी भारत के लिए, खास करके तिब्बत पर चीन का नियंत्रण बढ़ते चला जा रहा था, और हिमालय रीजन में सिक्योरिटी पर्पस से हमारे लिए सिक्किम बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा था, हमारे लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज हो गया था। तो फिर 1974 में सिक्किम को भारत के साथ एक एसोसिएट स्टेट मतलब सह राज्य बनाने की व्यवस्था मिली, और उसके बाद 1975 में सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। मतलब सबसे पहले उसे सह राज्य बनाया गया, उसके बाद 1 साल के बाद 1975 में उसे पूर्ण राज्य बना दिया गया, और 16 मई 1975 से अब वो भारत का अभिन्न अंग है। सिक्किम के लिए एक और इंटरेस्टिंग बात, सिक्किम का प्रमुख कम्युनिटी क्या है? लप्चा, भूटिया और नेपाली शामिल है। वहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी और बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस भी काफी मजबूत है। इसीलिए सिक्किम में सिर्फ आप मैप पे छोटा सरकार समझकर, छोटा सा राज्य समझ करके मत छोड़िए, यह भारत के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट एरिया है। अब आते हैं आर्टिकल 3। अब अनुच्छेद 3 इसका कीवर्ड है वर्तमान राज्यों में परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल स्टेट में अभी जो भी मौजूद मौजूद है, कल को उत्तर प्रदेश से बोले कि मुझे लखनऊ बोलने लगे कि मुझे अलग होना है, तो सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास ये राइट है कि लखनऊ को एक अलग राज्य बना सकती है। मतलब देश के अंदर राज्यों का बंटवारा कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि देश छोड़ के चले जाओ। ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा देश क्या है, एक यूनियन है। तो इसी के इसका एग्जाम्पल हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि पहले बिहार जो था बहुत बड़ा था, और झारखंड बिहार के अंदर ही आता था, लेकिन झारखंड बिहार से कब अलग हो गया? अब आपसे एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था। उत्तर प्रदेश से भी एक राज्य बना हुआ है, वो राज्य था उत्तराखंड। वो कब बना? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, आंध्र प्रदेश से कुछ दिनों पहले तेलंगाना भी बना था। तो इसी तरह जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल जो थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकोनाइजेशन थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी बनाने की, तो ये भी हमारा संसद ही किया था। तो संसद के पास ये पावर है कि जो भी राज्य है एग्जिस्ट करते हैं उसकी बाउंड्री के अंदर परिवर्तन कर सकती है, राज्य नया बना सकती है, राज्य के एरिया को बदल सकती है, किसी राज्य के हिस्से को अलग करके नया आर्गुमेंट बना सकती है। यह सब आर्टिकल 3 में दिया गया है, एकदम आसान तरीका से। अब आर्टिकल 2 और 3 में कंफ्यूजन मत करना। आर्टिकल 2 क्या कह रहा था कि बाहर से अगर कोई मिलना चाहे, अगर पाकिस्तान मिलना चाहे तो आर्टिकल 2 से। आर्टिकल 3, अगर कल को बिहार बोले कि हमें मैथिली अलग चाहिए, मिथिला अलग चाहिए, तो उसके लिए आर्टिकल 3। तेलंगाना को किस आर्टिकल से अलग किया गया? आर्टिकल 3 से। सिक्किम को किससे मिलाया गया? आर्टिकल 2 से। तो फॉरेन टेरिटरी भारत में शामिल करने की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर किसको भी है? तो संसद को है। अब आर्टिकल 4, यह आर्टिकल 2 और 3 से बनने वाले लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट को बारे में समझाता है और मदद करता है। मतलब इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 368 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जुड़ी हुई है, तो आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंजेस किए जाएंगे वो 368 वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। यानी कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत कोई भी टेरिटोरियल चेंजेस किया जा रहा है, बाउंड्री में चेंजेस किया जा रहा है, तो आर्टिकल 368 के समान अमेंडमेंट प्रोसीडर में नहीं रखा जाएगा। तो दोस्तों आज हमने संविधान का भाग 1 पूरा समझ लिया।